नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज मन बहुत आक्रोशित है और दुखी है क्योंकि आज ये डर लग रहा है कि कहीं कश्मीर में 90 के दशक वाले हालात वापस तो नहीं लौट रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रीनगर में पिछले 3 दिनों से आतंकी लगातार हिंदू और सिख समुदाय को निशाना बना रहे हैं। 72 घंटे में 4 लोगों की हत्या हो गई है। ये कोई आम हत्या नहीं है, ये टारगेटेड किलिंग है। चुन चुनकर उन लोगों को मारा जा रहा है जो 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर नहीं गए। अब उन्हें डराने के लिए यह संदेश दिया जा रहा है कि तब नहीं गए थे, अब चले जाओ। आज हम सबसे पहले आपको एक मां का दर्द सुनाना चाहते हैं। ये श्रीनगर में आज मारी गई स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की मां है। सुपिंदर कौर की मां का ये दुख किसी से भी नहीं देखा जा सकता। कोई बेटी कोई बेटा इस दुख को नहीं देख सकता क्योंकि उन्होंने वो बेटी खोई है जो वहां रहकर स्कूल में पढ़ाती थी। सुपिंदर कौर ने किसी को भी पढ़ाते हुए इस बात को जहन में नहीं रखा कि किस धर्म का है। हर किसी को पढ़ाया, हर जरूरतमंद की मदद की। अपनी तनख्वाह का 50% हर महीने गरीबों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों पर खर्च किया करती थी। तो फिर आज सुपिंदर कौर को मारने से पहले उनका धर्म क्यों देखा गया? श्रीनगर के जिस स्कूल में 3 कायर आतंकवादियों ने घुस कर यह हमला किया, आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले सारे टीचर्स के आईडी कार्ड्स चेक किए, उन्हें मजहब के आधार पर अलग किया और इसके बाद प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को बाहर लेकर गए और गोली मारकर मार दिया। समस्या इस बात की है कि जब ऐसे निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारने वालों की तरफ आप नहीं खड़े होते और उन मारने वालों को आतंकवादी बोलने में लोग हिचकिचाते हैं तो परेशानी होती है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों को इन आतंकवादियों में रिबेल्स दिखते हैं। पढ़िए मेरे साथ वाली तस्वीर में जो लिखा है, पढ़िए। दुनिया के एक बड़े न्यूज नेटवर्क अल जजीरा ने इन आतंकवादियों को रिबेल लिखा है। रिबेल्स का मतलब समझते हैं आप? बागी, विद्रोही। क्या ये लोग बागी हैं, विद्रोही हैं? निहत्थे लोगों को उनका धर्म देखकर गोली मार देना विद्रोह है? आज हम चाहते हैं कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले सभी लोगों को श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू का एक बयान सुनना चाहिए, बहुत गौर से सुनना चाहिए, जो बता रहे हैं कि कैसे इन आतंकवादियों के प्रति लोकल कश्मीरियों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मिलिटेंसी किसी औरत पे, निहत्ती औरत पे गोली चलाना पीठ पीछे मिलिटेंसी नहीं होती। आप लोग टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना तो शुरू कीजिए। मिलिटेंट जो होता है वो फौज के खिलाफ लड़ता है। मिलिटेंट निहत्तों पे मक्खनलाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान या इस बेटी पे या जो दीपक चंद है उन पे हमला नहीं करता निहत्तू। इसके पीछे हमें पता है कौन है, उनकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो हमारे माशरे को ऑब्वियसली यू नो एलिमेंट्स बैक्ड बाय पाकिस्तान। इस सांप को सांप बोलिए, ये हमारे माशरे को तकसीम करने निकले हैं, हमारे माशरे को बर्बाद करना निकले। ये वही कम्युनिटी है ना, सिख कम्युनिटी, जिसने उन हालात में भी यहाँ रहना चूज किया जब कोई यहाँ पे नहीं होता। अगर माशरती तौर हम खड़ा नहीं होंगे आज, और कौन होगा? We should all come on the streets. I hope, I appeal to the community to stand together with the Sikh community, with the Pandit community. उनके सामने ढाल बने। हम एक दूसरे के बगैर हमारी कोई हैसियत या कोई वैल्यू नहीं है। कश्मीर अगर
अगर कश्मीर है वो मुसलमान का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है। और अगर एक अकलियत पे, एक माइनॉरिटी पे टारगेट किया जा रहा है, हम सबका एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम आज कम से कम ये तो कहें कि ये हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। कहें तो सही, जुनैद मट्टू की बातें आज बहुत से लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन जुनैद मट्टू ने बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने आतंक की उस जड़ पर चोट करने की कोशिश की जहां से आतंकवादियों को पोषण मिलता है। उनकी आतंक की फसलों को वो खाद पानी मिलता है जिसकी वजह से वो फलते और फूलते हैं। तो क्या कश्मीर में 90 वाला दौर लौट रहा है? नरेटिव चेंज करने की जरूरत, आज नहीं करेंगे जो 90 में हमने देखा वो फिर से देखना पड़ेगा। क्या कश्मीर में 90 के दशक वाली दहशत फिर दिख रही है? ये कुछ लोग जो पाकिस्तान के इशारों पे यहाँ कुछ ताकतें काम कर रही हैं, वो 90 का दशक जो है दोबारा दोहराना चाहते हैं। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये बताने से पहले जरा ये देख लीजिए कि 90 के दशक की दहशत क्या थी। ये 1990 का वो दौर था जब कश्मीर से 100, 200, 500 या 1000 नहीं बल्कि 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने एक साथ पलायन किया था। जनवरी 1990 को कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं। पंडितों को इस्लाम कबूलने की या फिर जान से मारने की धमकी दी गई। फरवरी और मार्च आते आते लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। कश्मीरी पंडितों की 95% आबादी को अत्याचारों के जरिए उस कश्मीर से भगा दिया गया जहां के वो मूल निवासी थे। कश्मीरी पंडित पूरे देश और दुनिया में फैले, लेकिन एक आस उनके मन में हमेशा रही, अपने घर वापस जाने की। केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो उन्हें फिर से कश्मीर में बसाने का सपना दिखाया। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, और इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि क्या 90 की दहशत वाला दौर वापस लौट रहा है जब धर्म के आधार पर कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। इस देश में कश्मीर एक ही है जहां से पंडितों को धर्म के आधार पर निकाल दिया गया। आज आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी ईदगाह इलाके में जिस स्कूल को निशाना बनाया, वहां धर्म के आधार पर ही दोनों टीचर्स को मारा गया। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर सिख थी और उनके साथी टीचर दीपक चंद एक कश्मीरी पंडित थे। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जो मिलिटेंट थे वो जब स्कूल में अंदर आए तो उन्होंने सभी टीचर्स के मोबाइल फ़ोन और आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए। आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए ही टीचर्स की पहचान की गई और उसके बाद प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक को अलग करके उनको गोली मार दी गई। यानी ये जो टारगेटेड किलिंग थी उसके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मिलिटेंट आए थे। यानी उनके पास पूरी जानकारी थी कि स्कूल में कौन से टीचर हैं और किन टीचर्स को उनको निशाना बनाना है, और इसीलिए आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए। हालांकि जो यहाँ पे आई विटनेस हैं उनका ये कहना है कि बार बार जो हमलावर थे उनकी तरफ से यही बोला जा रहा था कि आपने ज़बरदस्ती बच्चों से 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़वाया और उसी के बदले में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कोरोना काल की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन टीचर्स आ रहे हैं। श्रीनगर के इस सरकारी स्कूल में 15 से 20 टीचर्स उस वक्त मौजूद थे। घटनाक्रम से यह जाहिर है कि आतंकवादियों ने पूरे इलाके की रेकी पहले से की थी। सुबह करीब 9:45 बजे 3 आतंकवादी आए। उन्होंने सारे टीचर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। सबके आईडी कार्ड चेक किए, प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोली मार दी और भाग गए।
अपने साथी टीचरों को याद करके अब ये टीचर भावुक हैं, रो रहे हैं। एक हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसका नाम है सुपिंदर कौर, और दूसरा एक टीचर है दीपक सर। बहुत ज्यादा दुख है, हम शॉक्ड है इस वक्त, हम कुछ नहीं कह सकते। हम कितना लॉस हुआ है एजुकेशन? बहुत ज्यादा लॉस हुआ है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कितना लॉस हुआ है। ये जो सब गनशॉट्स हुए लगभग कितने हुआ? मुझे लगता है 5-10 फायर हुए हैं। यानी ये साफ है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और यही असल दहशत की वजह है, क्योंकि आम नागरिकों को मारने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले 6 दिनों में देखें तो ये अंजाम दी गई 5वीं घटना है जिनमें अब तक 7 आम नागरिक मारे गए हैं। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही ये सभी घटनाएं अंजाम दी गई। इन घटनाओं के बारे में सुरक्षा बलों का ये कहना है कि ये टारगेटेड किलिंग के पीछे जो मंशा है वो दोहरी है। एक तरफ जहां मिलिटेंट इन घटनाओं को अंजाम देकर एक डर और भय का माहौल फैलाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ दो समुदाय के बीच में दरार पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। 4 जो थे वो नॉन मुस्लिम्स थे, जबकि 3 जो थे बांडीपुर में 1 और श्रीनगर में 2 लोग वो मुस्लिम थे। यानी दोनों समुदाय को तो टारगेट किया गया है, लेकिन जिस तरीके से एक ही समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है वो चिंता की बात है। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है, उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। ये सुपिंदर कौर का घर है। उनके परिवार ने 90 के दशक में भी कश्मीर से जाना ठीक नहीं समझा। वो वहीं रुके रहे, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि ऐसे मार दिया जाएगा। सुपिंदर कौर के पड़ोसियों का कहना है कि वो बिना जाति धर्म देखकर हर किसी की मदद करती थी, यहाँ तक कि अपनी 50% सैलरी गरीबों में खर्च करती थी। बहन हमारी सुपिंदर कौर थी, ये 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करती थी। मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको ले कहा कि 15,000 रुपया पर महीना मैं दूंगी, इसको आप पाले। सुपिंदर कौर के पड़ोसी शौकत अली शॉक्ड हैं। जिन आतंकवादियों ने सुपिंदर कौर को मारा, उन्हें वो दरिंदा बता रहे हैं। इतना ही कहूंगा, दरिंदे से कम कुछ नहीं है, वो दरिंदा ही हो सकता है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रहे, वो दरिंदा है और उसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि जैसे दुनिया का। सिख है, हिंदू है, डोगरा है, जो भी है, हम कश्मीरी है, हम यही नारा देते, हम एक है, हम एक है, हम एक है। ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन थी, हम इसको कंडेम करते हैं। इस घटना के बाद सुपिंदर कौर के घर पर कश्मीर के लोकल नेता भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 370 हटने से आतंकवादी दहशत में है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार का फेल्योर बता रही है। हमारे पंडित भाइयों को, सिख कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है। ये बौखलाहट है मिलिटेंटों की। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ कहीं स्टोन पेंटिंग नहीं हुई, यहाँ कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई, यहाँ कहीं जो है सिविलियन किलिंग नहीं हुई। अब इन्होंने सिविलियन को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। जैसे मेरे नॉलेज में है कि थोड़ी सिक्योरिटी लैप्स भी है। इसमें पंडित भी मारा गया, सिख भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया। कि ये दिल्ली सरकार का फेलियर है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है और एक इन्वेस्टिगेशन मैटर बनता है। ये एक औरत को मारना ये बेइंसाफी है, बहुत ही बुज़दिलाना हरकत है इस्लाम में और किसी मजहब में ये है। सुपिंदर कौर के साथ मारे गए दीपक चंद जम्मू के रहने वाले थे। उन्होंने 3 साल पहले पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में अपनी टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। दीपक की एक छोटी सी 3 साल की बच्ची है। परिवार जम्मू में रहता है। दीपक के भाई विक्की का कहना है कि दीपक हमेशा ये कहते थे कि कश्मीर में सब ठीक है, किसी बात का डर नहीं है, लेकिन आज उनकी खुद की कही बात गलत साबित हो गई। दीपक बड़ी तारीफ करता था कश्मीर के लोगों की, बहस करता था, वहाँ के इतने लोग अच्छे हैं, वहाँ के स्टूडेंट इतने अच्छे हैं, उनकी परवाह करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब बोलता नॉर्मल सब कुछ, भैया टेंशन मत लो। तो याद आ रहा है नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना हुई है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी हमारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इस तरह का इनपुट नहीं था। हाँ, उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा, हिसाब ठीक से किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और मानवता के जो इन दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिन पहले ही आतंकवादियों ने श्रीनगर के मशहूर केमिस्ट मक्खन लाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज उनके परिवार से मिलने के लिए महबूबा मुफ्ती पहुंची और इन घटनाओं पर राजनीति शुरू कर दी। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कि आप देखिए कि जितने हालात खराब हो रहे हैं अभी। लेकिन इस घटना के बाद कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं। घाटी में पहले से ही बहुत कम संख्या में कश्मीरी पंडित बचे हैं और उन्हें भी निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में वो अब डरे हुए हैं। तो देखिए ना, कश्मीर में आतंकवादी कश्मीरी पंडितों, सिखों और खास तौर पर उन लोगों को निशाने पर ले रहे हैं जिन पर सुरक्षा एजेंसियों की मदद करने का शक है। जम्मू कश्मीर में आतंक का नया सिलसिला शुरू हुआ है। टीआरएफ नाम के एक नए आतंकी संगठन के नाम से यह सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में होने वाली हर वारदात की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कौन सा संगठन ले रहा है? यही बात लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, नाम तक नहीं इसका। जबकि कुछ महीनों पहले तक घाटी में होने वाली हर वारदात के पीछे इन्हीं 3 संगठनों का हाथ होता था। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये तीनों संगठन खामोश हो गए? क्या इनका नामो निशान मिट चुका है, या फिर पाकिस्तान ने आतंक की कोई नई चाल चली है? इसका जवाब अगली रिपोर्ट में मिलेगा आपको। चोरों की तरह दस्तक देना, हैवानों की तरह खून बहाना और बुजदिलों की तरह भाग जाना, यही है कश्मीर में आतंक के उस नए संगठन की मॉडस ऑपरेंडी, जिसने पिछले 5 दिनों में 7 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। इस संगठन का नाम है टीआरएफ, यानी द रेजिस्टेंस फोर्स। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ भले ही आतंक का नया नाम बन रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल पुराने आतंकी संगठनों की नई पैकेजिंग है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने अपनी बंद होती दुकान को नई जान फूंकने के लिए इस संगठन को शुरू किया है। जाहिर तौर पर पुराने किरदारों वाली इस नई कहानी के सूत्रधार भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही है। टीआरएफ के नाम से घाटी में आतंक का खेल पिछले करीब 2 साल से चल रहा है। शुरुआत में टीआरएफ ने कुछ वारदातों से सुरक्षा एजेंसियों की नींद जरूर उड़ाई, लेकिन जब इनका सफाया शुरू हुआ तो पाकिस्तान की एक और आतंकी चाल से नकाब उठ गया। दरअसल टीआरएफ के ढेर हो रहे ज्यादातर आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि असल में टीआरएफ हाफिज सईद के लश्कर का भी फ्रंट है। हालांकि इसमें जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के भी कुछ आतंकी शामिल हैं और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये वजूद में आया। अब सवाल उठता है कि आईएसआई ने टीआरएफ क्यों बनाया, क्यों बरसों पुराने आतंकी संगठनों का नाम बदला और क्यों पुराने आतंकियों को नए संगठन में जोड़ा गया। दरअसल पाकिस्तान ने टीआरएफ के जरिए अपनी आतंक की दुनिया बचाने का भी खेल खेला और आतंक के दाग छिपाने की भी साजिश रची। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी तेजी से ढेर किए गए। आईएसआई को जब संगठन खत्म होता दिखा तो उसने अपने आतंकियों को बचाने के लिए संगठन का नाम बदलकर टीआरएफ कर दिया। इसके साथ ही लश्कर, जैश और हिजबुल इतने बदनाम हो चुके थे कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। उसने एफएटीएफ के शिकंजे से खुद को बचाने के लिए पुराने संगठन को नया नाम दे दिया। यही नहीं, घाटी में लश्कर, जैश और हिजबुल इस कदर बदनाम हो गए थे कि अब नए लोग उनसे नहीं जुड़ रहे थे। नए युवाओं को जोड़ने के लिए भी आईएसआई ने नाम बदलने की चाल चली। इसके साथ ही टीआरएफ जैसा नाम रखने से मजहबी पहचान छिपाई जा सकती है। इससे आतंक की दुकान को और बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ये बात हो रही है कि जिस प्रकार से सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चला तो घाटी में कश्मीर में मिलिटेंट्स बहुत रिएक्टिव हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद हाथ मिला के टीआरएफ बना लिया है। हो सकता है कुछ लोग आपस में मिले हों, जुड़े हों, क्योंकि संख्या इतनी कम रह गई थी। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स में आई तेजी को आईएसआई के नए प्रमुख की नियुक्ति से भी जोड़ा जा रहा है। अब फैज हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ली है। इसलिए माना जा रहा है कि हाफिज और मसूद जैसे आतंक के आका अपने नए बॉस को खुश करने के लिए भी हमलों को अंजाम देने में जुट गए हैं। और इस वक्त श्रीनगर से एक और खबर आ रही है। बारीपुरा ईदगाह इलाके में एक सीआरपीएफ पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो कि किसी जान और माल का नुकसान ना हो, लेकिन आतंकियों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, वो इन पिछले 48 घंटों में दिख गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्हें सार्वजनिक जीवन के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 20 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को मोदी पहली मर्तबा गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2001 से लेकर 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर आज तक मोदी के हाथ में देश की बागडोर है। सत्ता में मोदी के 20 साल पूरे होने पर आज अमित शाह, जेपी नड्डा और उनके साथ बीजेपी के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। बीजेपी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे लेकर एक वर्चुअल प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें मोदी के सार्वजनिक जीवन के कई सारे पन्नों को पलटकर देखा जा सकता है। मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट पीएम मोदी के इस कामयाब राजनीतिक सफर पर है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला। पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की। वो साल 2001 के अक्टूबर का महीना था। गुजरात में सियासत करवट ले रही थी। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। साल 2000 के जून का महीना था और तारीख थी 28। इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद लोगों के सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे। कहते हैं कि उस वक्त गुजरात बीजेपी के नेता नहीं चाहते थे कि मोदी उस कार्यक्रम में आए, लेकिन मोदी मंच पर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने खड़े होकर 5 मिनट तक मोदी के स्वागत में तालियां बजाई थी। बस उसी दिन ये संदेश चला गया था कि मोदी का कद अब गुजरात में पार्टी के किसी भी सीनियर नेता से कम नहीं है। साल 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद वहां की सियासत में भी भूचाल जैसी स्थिति आई। केशुभाई पटेल को हटाए जाने के बाद नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से गुजरात के मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया था। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 20 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने पीएम मोदी के जीवन से जुड़े एक वर्चुअल गैलरी जो है इस वक्त आप देख रहे हैं तैयार की, और मैं एनिमेशन के जरिए आपको उसी वर्चुअल गैलरी की झलक जो है वो दिखाने वाली हूं। इस गैलरी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा है वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले हिस्से में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के बारे में, ये देखिए बचपन के बारे में दिखाया गया है और ये लिखा है कि कर्म के प्रति जो उनका समर्पण है वो कितना था,
किसी काम को वो छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। कर्म के प्रति जो समर्पण है उसी का नतीजा है कि वो अपने बचपन में चाय बेचने का काम किया करते थे, जो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बना। मोदी चाय बेचने वाला, एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ये मेरी बहुत बड़ी आलोचना होती थी, ये देश का भट्ठा बिठा देगा। लेकिन आज कोई ये बात सवाल नहीं उठा सकता है और उसका कारण मोदी नहीं है। मोदी को 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा है। आज नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में शुमार है, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की बागडोर संभाली थी, उस वक्त उनके सामने चुनौतियां बड़ी थी। 2001 में भूकंप से गुजरात में जबरदस्त तबाही मची थी। इसके बाद 2002 में गुजरात में दंगे हो गए, लेकिन मोदी इससे विचलित नहीं हुए। वो गुजरात को विकास की राह पर लेकर आगे बढ़े। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए दुनिया भर के निवेशकों को गुजरात में बुलाया और राज्य की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदलनी शुरू कर दी। अब इस वर्चुअल गैलरी को जरा गौर से देखिए। इस वर्चुअल गैलरी के हिस्से में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है और गुजरात का जिक्र है। इसमें यह दिखाया गया है कि मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने किस तरीके से चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। अब यहाँ देखिए आप, जो जिक्र हो रहा है वो किस चीज़ का है? वो परिष्कार का है, परिवर्तन का है, परिश्रम का है। 3 मूल मंत्र का जिक्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ आएंगे तो ये देखिए गुजरात मॉडल का यहाँ पर जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि 2001 में जब गुजरात का मनोबल कमजोर पड़ रहा था, तब मोदी ने राज्य की बागडोर को संभाला और गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण जो है वो पेश किया। 2014 का साल मोदी के राजनीतिक फलक का विस्तार लेकर आया। एक कामयाब मुख्यमंत्री अब देश को नई राह देने के लिए बढ़ चुका था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उसके बाद वो तस्वीरें भी सबने देखी जब मोदी संसद भवन की सीढ़ियां चढ़े और चढ़ने से पहले वहां मत्था टेका। अब इस वर्चुअल गैलरी के हिस्से में आप देखिए, उस वक्त की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी पहली दफा देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आप बिल्कुल जो पहला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऐतिहासिक जनादेश, भाजपा को मिला बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में सेना के लिए कितना सम्मान है, इसका जिक्र भी बाकायदा यहाँ इस गैलरी में देखने को मिलता है। और फिर आप देखिए, ये नारी शक्ति को लेकर देश की तरक्की किस तरीके से की गई। सबको मालूम है कि मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया, महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई, और उसका जिक्र यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन, आप देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी जिक्र किया गया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस अभियान को शुरू करने के लिए सड़क पर झाड़ू लगाया था। गैलरी में ये भी आपको दिखेगा। कुछ दिनों पहले एक बार फिर इसी स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि अब हमारा लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर। संकल्प और संस्कार, ये दोनों चीजें मोदी के व्यक्तित्व का हिस्सा है और ये तमाम मौकों पर नजर भी आता है।
चाहे वो भगवान राम की नगरी अयोध्या में मंदिर की नींव रखना हो या फिर नवरात्र में शक्ति की उपासना। नरेंद्र मोदी को सिर्फ जनता की नब्ज टटोलना ही नहीं आता, बल्कि वो एक मजबूत सरकार की तस्वीर भी सामने रखते हैं। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिसने दुनिया के सामने भारत की एक अलग तस्वीर पेश की है। पीएम मोदी का ये सिलसिला कायम है। वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं और नई मिसाल गढ़ते जा रहे हैं। 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन की बधाई, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और उसके इंतजार में हिंदुस्तान भी है और हम उम्मीद भी करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।